नमस्कार बच्चों। आज चित्रकला में कक्षा 11-12 विद्यार्थी देखेंगे। आज हम देखेंगे, पिछले उसमें हमने वीडियो में चित्रकला के बारे में पढ़ा, आलेखन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चित्रकला में आलेखन की मुख्य इकाई की रचना क्या है। मतलब किसी आलेखन की सुंदरता का मुख्य आधार उसकी लयबद्ध, प्रभामयी और संतुलित इकाई होती है। और अतः आलेखन की इकाई की रचना करने के लिए विशेष कलात्मक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। लयबद्ध, गतिशील और मोहक इकाई के लिए चित्रण के लिए लिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आलेखन की इकाई जितनी लयात्मक, संतुलित, गतिशील और प्रभावी होगी, आलेखन उतना ही मोहक बन जाएगा। सुंदर आलेखन की रचना हेतु निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल देना आवश्यक है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, सामने एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग के अंदर उसे त्रिभुज में बांटा है आपस में। तो उनके लिए किन किन चीज़ की आवश्यकता है, कौन कौन से तथ्यों की आवश्यकता है? इकाई का रेखांकन लयबद्ध होना चाहिए। दूसरा, रेखाएं प्रवाहमयी और गतिशील होनी चाहिए। तीसरा, आकारों में स्वाभाविक और सजीवता होनी चाहिए और प्रवाह में टकराव लक्षित नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उसका जो फ्लो है उसमें टकराव नहीं होनी चाहिए। मुख्य इकाई की रचना के लिए सर्वप्रथम निर्देशित आकार को आवश्यक भागों में बांट लेना चाहिए और इसके बाद विभाजित भागों में किसी पशु पक्षी को हम उसको रेखांकित कर सकते हैं। इसके बाद निर्देशित पुष्प को प्रमुख स्थल पर चित्रित करने के बाद लयबद्ध और गतिशील रेखाओं द्वारा टहनियों का चित्रण करना चाहिए। इन टहनियों के अग्रभाग पर कलियां को भी संयोजित करना चाहिए। जैसे कि इस तरीके से हम बना के देख सकते हैं कि हमने ये बना के रखा और यूँ करके हमने जो है हमने उसकी बनाए। इस तरीके से चित्रित करना चाहिए और शेष रिक्त भाग में विभिन्न अलंकारिक आकारों में संयोजित कर इकाई को मोहक बनाना चाहिए। अवशिष्ट रिक्त स्थल पर वक्राकार, लयबद्ध, अलंकारिक आकारों का प्रयोग कर आलेखन की इकाई को पूर्ण करना चाहिए। माना कि जैसे अभी हमारे पास एक ये कोना है, इस कोने में हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं और माना हमारा आलेखन यूँ जा रहा है लाइन से, तो आप जो है उसके अंदर कोई चीज़ ऐसे बना सकते हैं। ये जगह बची हुई है तो आप इसे ऐसे पूरा कर सकते हैं, है ना। और आकार को पूर्ण आलेखन की इकाई को पूरा करना चाहिए। इकाई में कहीं भी लय का टकराव अवरोध नहीं होना चाहिए। इन बातों पर विशेष बल देते हुए आलेखन को मुख्य इकाई के चित्रण में कुशलतापूर्वक प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि एक ये हंस बना हुआ है और उसको उचित स्थान पर टहनियों को वक्राकार रूप में पेश किया गया है, तो उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें संतुलित रूप से बनाना चाहिए। फिर आगे के पेज में हम देख रहे हैं कि मुख्य टहनियों पर कलियों और पशुओं को चित्रित किया गया है और ये दूसरे चित्र में भी दिखाया गया है कि आलेखन को सुंदर रूप दिया गया है। किसी भी आलेखन को सुंदर और प्रभावी बनाने में रंग योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है और आलेखन को सुंदर होने पर रंग योजना के यानी कलर स्कीम के अभाव में हमारा आलेखन सही नहीं बन सकता। और आप देख रहे हैं कि हमारे 3 रंग, मूल रंग हैंगे यहाँ पे, पीला, लाल और नीला, और उसके बाद जो सहयोगी रंग से मिश्रण से बने हैं, जैसे
लाल और पीले के मिश्रण से नारंगी बना, और पीले और नीले के संयोग से हरा रंग बना। तो इस प्रकार से ये चक्र जो दिखा रखा है, रंगों का चक्र, ये हमें बताता है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि रंगों का ज्ञान हमारे पास ज़रूरी हो। रंगों के मूलभूत ज्ञान हेतु ये जरूरी है कि लाल, पीला और नीला ये मूल रंग हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कलर भी कहते हैं। इन तीन रंगों को विभिन्न अन्य रंगों से नहीं बनाया जा सकता। ये मूल रंग कहलाते हैं। इन रंगों के मिश्रण से अन्य रंग तैयार किए जाते हैं, जैसे लाल और पीले के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है, और नीले रंग के मिश्रण से बैंगनी रंग बनता है, जबकि नीले और पीले के रंग से हरा रंग बनता है। इस प्रकार मिश्रण से बने नारंगी, बैंगनी और हरा रंग गौण रंग यानी सेकेंडरी रंग कहलाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि चक्र के अंदर रंगों को किस तरह से अलग अलग करके दिखाया गया है। मूल रंग के अनुपातों के मिश्रण से अनेक गौण रंग बनाए जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड, उन्होंने आदर्श रंग चक्र बनाया था, और उसके अंदर क्रमशः पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, समुद्री हरा, धानी, इन रंगों को रखा। इस चक्र को हम आदर्श रंग चक्र कहते हैं। और अगला रंग पहले रंग से सामंजस्य यानी हार्मोनी रखता है, जैसे पीला और नारंगी रंग, नारंगी नारंगी और लाल लाल और बैंगनी आदि। इस चक्र के में आमने सामने रंग एक दूसरे के विरोधी रंग कहलाते हैं। इन विरोधी रंगों के संयोजन से बना लेखन सुंदर लगता है। इस चक्र में नीला, आसमानी, हरा, समुद्री हरा और धानी रंग ठंडे रंग होते हैं, और बाकी के रंग गर्म रंग कहलाते हैं, जैसे पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी गर्म रंग हैं। आप नीचे देख रहे होंगे रंगों के बारे में कि नीला, हरा और पीला और हरा ये दोनों के मिश्रण के से बना है। दूसरे ठंडे रंग है, और दूसरे को दिखाया गया है हमारे पास गर्म रंग है। ये ठंडे रंग हैं और ये गर्म रंग हैंगे। पीला, नारंगी और लाल ये हमारे गर्म रंग हैं। सफ़ेद और काले रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। इन्हें किसी भी रंग में मिलाकर विभिन्न शेड तैयार किए जा सकते हैं। सफ़ेद रंग के मिश्रण से हल्के शेड बनते हैं, जबकि काले रंग के मिश्रण से गहरे शेड तैयार होते हैं। मुख्यतः रंग तीन प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे रंगों के प्रकार, क्योंकि कुछ शीशी के रंग होते हैं, कुछ पोस्टर रंग होते हैं, और कुछ केक्स कलर होते हैं, प्राकृतिक जो जल रंग होते हैं, ऑयल कलर भी होते हैं, क्रेयॉन्स भी होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 जल रंग। जल रंग वे रंग होते हैं जिनके अंदर हम पानी मिला के उन्हें रंगते हैं। ये पारदर्शी होते हैं, प्राकृतिक और स्वाभाविक होते हैं। ट्यूब कलर्स और कॉपी के रंग और जल रंग की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 है पोस्टर रंग। ये रंग पारदर्शी नहीं होते, अतः रंग के ऊपर दूसरा रंग प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि ये पारदर्शी होने के कारण एक रंग दूसरे से ढक लेते हैं। इन रंगों में तटस्थ रंगों के मिश्रण से अनेक सुंदर शेड बनाए जा सकते हैं। जो शीशी के रंग होते हैं वो रंग ये पोस्टर रंग कहलाते हैं। जैसे कैमिल की शीशी आती है उसके अंदर रंग होते हैं, तो वो जो है पोस्टर कलर होते हैं। तो इन रंगों से हम सुंदर आलेखन बना सकते हैं। सफ़ेद रंग के मिश्रण से इन धब्बे नहीं पड़ते, साथ ही रंग चमकदार और अच्छे लगते हैं। दूसरे तीसरे कलर हैं ऑयल कलर, तेलीय रंग। ये रंग ट्यूब से मिलते हैं। इनका प्रयोग तेल के माध्यम से ऑयल पेपर पर ही होता है। मुख्य इकाई की रचना अब देखते हैं। मुख्य इकाई आलेखन में रंग भरने के अलावा कुछ आदर्श रंग संगतियाँ यानी कलर स्कीम होती है। समान रंगों की संगति, एक समान रंगों की, जैसे आदर्श रंग चक्र में पास पास के समान रंग संगति में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पीला और नारंगी और लाल, बैंगनी आदि। दूसरी कलर स्कीम जो हमारी है विरोधी रंग संगति। विरोधी रंग का मतलब है जैसे कि आपने ज़मीन जो है आपने कत्थई रंग की भरी है, गहरे कत्थई की, तो आप हल्के फूल कमल के बना सकते हैं, जैसे फिरोजी और नारंगी। तो फिरोजी का जो विरोधी है वो कत्थई है। ऐसे ही ज़मीन के नीचे गहरा रंग भर के
हल्के फूल बनाए जा सकते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हों। तो ये विरोधी कलर संगति है। आदर्श रंग चक्र में आमने सामने विरोधी संगति कहलाती है, जैसे नीला और पीला ये एक दूसरे के, और हरा नारंगी का विरोधी, आसमानी और नारंगी बैंगनी आदि ये विरोधी कलर स्कीम है। फिर है एकाकी रंग संगति, जिसमें एक ही रंग को हल्का गहरा करके हम आलेखन बना सकते हैं। एक ही रंग में तटस्थ रंगों को मिलाकर हम विभिन्न शेड बनाकर हम इस कलर स्कीम को अपना सकते हैं। फिर दूसरा है मीडियम कलर स्कीम, मध्यम रंग संगति। इसके अंदर हम क्या है, मध्यम वर्गीय रंगों को संयोग से बनी संगति मध्यवर्ती रंग संगति कहलाती है। और मंदभूत रंग संगति, तटस्थ रंगों के अधिक प्रयोग से सभी रंग मंद शेड के बन जाते हैं। इन्हीं रंगों के प्रयोग से मंदभूत रंग संगति बनती है। नंबर 6, उन्नत रंग संगति। उन्नत रंग संगति में उन्नत रंग का प्रयोग होता है, बहुत ही सुंदर। अब देखेंगे हम यहाँ पे कुछ नीचे रंग दिखाए हुए हैं। समीपी रंग जो आपस में एक दूसरे मिलते जुलते हैं। दूसरे हैं विरोधी रंग जो एक दूसरे के विरोध में है, जैसे कि यहाँ समीपी में पीला जो है, पीले के सहयोग से ही नारंगी बना है, और नारंगी जो है पीले और लाल के सहयोग से बना है, तो ये समीपी रंग कहलाते हैं। दूसरा विरोधी रंग है जो एक दूसरे के विरोध में है, जैसे कि यह हरा है और ये लाल है, यहाँ नीला है गहरा डार्क, और यहाँ पे बैंगनी है, तो ये आपस में एक दूसरे के विरोधी रंग हैंगे। तो हमें आलेखन बनाते समय बच्चों कोई सी भी एक हम विधि अपना सकते हैं, लेकिन आलेखन को हमें सुंदर ढंग से बनाना चाहिए, क्योंकि पेंसिल से कोई भी चीज़ हम अच्छी तो बना सकते हैं, लेकिन रंग अगर हमें रंगों का ज्ञान नहीं है तो बिना रंगों के ज्ञान से हम आलेखन सुंदर नहीं बना सकते। अब आइए देखते हैं कि चित्रकारी करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चित्रकार यदि सावधान होगा चित्र बनाते समय तो उसका चित्र बहुत सुंदर बनेगा और अच्छा भी बनेगा, प्रभावशाली होगा। तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वे कौन कौन सी बातें हैं चित्रकारी करते समय। नंबर 1, चित्रकार शुरू करने से पहले हमको अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए, और जो भी वस्तु हैं वो सब साफ होनी चाहिए। दूसरा, अपनी पेंसिल की नोक को रेगमार से रगड़ कर घिसकर बारीक कर लेना चाहिए, और हाथ पर घुमाकर रुमाल से साफ कर लेना चाहिए। तीसरा है, पेंसिल को कभी भी दबाकर नहीं चलाना चाहिए, पेंसिल को हल्के हाथों से चलाना चाहिए। और यदि आपकी रबड़ बहुत ही काली हो गई है तो उसे किसी साफ कपड़े पर साफ कर लेना चाहिए, तब इस्तेमाल करनी चाहिए। और रबड़ के प्रयोग के बाद रुमाल या कपड़े का प्रयोग कागज़ को साफ करने में करना चाहिए, हाथ से नहीं करना चाहिए, किसी मुलायम कपड़े से करना चाहिए। चित्रकारी करते समय सभी रंग और रंग का डिब्बा, एक साफ कपड़ा और 2 बर्तनों में पानी, ब्रश या आवश्यक कला सामग्री सीधे हाथ की ओर रखनी चाहिए, सीधे हाथ की ओर, ना कि उल्टे हाथ की ओर। अगर आप उल्टे हाथ से रंग रखेंगे तो वो आपके चित्र पर रंग गिर सकता है बनाते समय। और चित्र में रंग करते समय अपनी हथेली के नीचे एक सफ़ेद कागज़ या ट्रेस पेपर रखना चाहिए, जिससे कि हमें नीचे की इकाई दिखती रहे और हमारे हाथ की गंदगी पेज पे ना लगे, जिससे पेज काला ना हो। दूसरा, 8, ब्रश में रंग लेने के बाद ही रंग की प्लेट पर अलग रफ कागज़ पर नोक बनाकर हमें चला के देख लेनी चाहिए कि ब्रश में अधिक पानी तो नहीं है, और यदि पानी अधिक होगा तो कागज़ पे लग जाएगा और हमारे को केवल जो हमें रंग बनाया है वही रंग हमारे को उस ब्रश में आ जाएगा। रंग करते समय पानी साफ होना चाहिए, यदि पानी गंदा हो गया है तो उसे हमें बदल देना चाहिए। और किसी भी रंग को जब आपने बनाया है या उसे बना रहे हैं तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि जो हमें रंग बनाना है वही बन गया कि नहीं बन गया। और इसके लिए हमें हमारा मनचाहा रंग बन गया है कि नहीं, यदि एक रफ कागज़ पर जांच करें रंग लगा के, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मन माफिक रंग बन गया है। और ब्रशों को भी बहुत सावधान से रखना चाहिए, ब्रश को पानी में पड़े नहीं रहने देना चाहिए, उससे उसके बाल जो है
ख़राब हो जाते हैं और वो अपनी सुंदरता खो देते हैं। और ब्रश को धोते समय हमें झटका नहीं देना चाहिए, क्योंकि बल्कि उसे कपड़े से, साफ़ मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए। नहीं तो हमारा जो ब्रश से निकला हुआ पानी है वो उसमें गिर सकता है और ख़राब हो जाएगा। और 13वीं बात अगली है, 13 नंबर, चित्र के स्थान में एक छोटी जगह पर 1 नंबर का ब्रश और उसमें बड़े में 3, और पृष्ठभूमि यानी ग्राउंड में हमें 5 या 7 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? और जैसे कि पत्तियों और डालियों को 3 नंबर के ब्रश से भरना चाहिए, और तना और झोपड़ी आदि जैसी इकाइयाँ हैं इनको 5 नंबर के ब्रश से प्रयोग करना चाहिए। और बैकग्राउंड जो है उसकी पृष्ठभूमि है उसे 7 या 9 नंबर के ब्रश से हमें प्रयोग करना चाहिए। हम जो है बहुत बारीक कार्य के लिए डबल जीरो का भी ब्रश हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें ब्रश का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। चित्रकला में ब्रश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ब्रश के बिना हमें अच्छे ब्रश की जानकारी रहनी चाहिए। रंग भरते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि केक बॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके रंग में रंग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि ब्रश का रंग चित्र पर आसानी से चल सके, और कम रंग प्रयोग करने से धब्बे पड़ते हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं रंग अधिक बना लेना चाहिए, कम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अगर हमने कम रंग बनाया तो दूसरी बार में जो हम रंग बनाना चाहते हैं वो रंग हमसे नहीं बन पाएगा। इसलिए एक बार सही अनुपात में रंग बना लेना चाहिए, और जिससे कि ब्रश का रंग चित्र पर आसानी से चले और कम रंग प्रयोग करने से धब्बे पड़ते हैं। वैसे भी पोस्टर रंगों में सफ़ेद रंग मिलाकर रंग करें तो धब्बे पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तेल रंगों में प्रायः धब्बे नहीं पड़ते। जो ऑयल पेंटिंग होती है उसके जो रंग होते हैं उसमें धब्बे नहीं पड़ते। उन्हें बार बार कोट करने से उसमें चमक आ जाती है, बल्कि यानी कोट का मतलब है उसे पेंट करने से। तो अब हमने इस वीडियो में ये देखा कि इकाई को कैसे पूर्ण करें, इकाई को बनाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कलर स्कीम, रंग संयोजना क्या है, कौन कौन सी कलर स्कीम अपनाकर हम जो है अपने चित्र को पूरा कर सकते हैं। और ये भी देखना बताया गया है इस वीडियो में कि हमें चित्रकार को, एक आर्टिस्ट को चित्रकला करते समय किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, और जो चित्रकला की सामग्री है, विशेष सामग्री है, जो उसके जो बनाने की चीज़ें हैं उनको कैसे प्रयोग करना चाहिए, भी हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है बच्चों, तो आपको काम भेजा जा रहा है जाएगा, और आप जो है इसे ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। और क्योंकि जो टेस्ट पेपर होगा तो वो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं, तो आप ध्यान से इसे कर लेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप विद्यालय में मिल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।